नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर में दम है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही टेंशन में डाल दिया है। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली मेयर सीट पर चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश में अपनी मजबूत दखल दे दी है। पार्टी संगठन का और विस्तार कर रही है। साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए खबर में दम है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और फिर पंजाब में सबको चौंका चुकी है और अब मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की तैयारी है कि सभी सीटों पर दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाए और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं उन पर भी कहीं ना कहीं आपकी नजर होगी। बहरहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने संगठन का कितना विस्तार कर पाती है और 2023 में आपकी भूमिका कितनी बड़ी होती है। मध्य प्रदेश में राजनीति अब तक भाजपा और कांग्रेस तक सीमित रही है, लेकिन 2022 के निकाय चुनावों से आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी प्रदेश में दखल दे दी है। आप पंजाब चुनावों में अपने प्रदर्शन से पहले ही सबको चौंका चुकी है। ऐसे में एमपी में कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम 2023 में दोनों ही दलों के लिए टेंशन बन सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस के नाराज और असंतुष्ट नेता उसका दामन थामे तो पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि जहां भी अरविंद केजरीवाल आएंगे, बीजेपी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का आने का मुख्य उद्देश्य सिंगरौली में मध्य प्रदेश में आंखें लगा दिए, गाड़ दिए अरविंद केजरीवाल ने और पूरी दमखम से पूरा चुनाव मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। अभी हमारे 64 पार्षद प्रत्याशी जीत के आए हैं और एक महापौर प्रत्याशी हमारा सिंगरौली से जीत के आया है। ये अरविंद केजरीवाल की मॉडल की जीत है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। कांग्रेस 2023 में सत्ता की वापसी का इंतजार कर रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश में उदय का कारण बीजेपी सरकार को बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है, इसीलिए एक नए विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी तैयार हो रही है। हालांकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि आपके आने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। आप पार्टी मध्य प्रदेश में अगर आ रही है तो जनता को फैसला करना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने 17 साल चल रही है, उसे कुशासन के कारण ही तो आने की स्थिति बनेगी। मैं समझता हूं कि यहाँ के हालात अलग है और आप पार्टी का आना या नहीं आना जनता पर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी पहले भी अपना काम कर रही थी, आज अपना काम करती है। अभी नगरीय निकाय में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह 16 में से 5 नगर निगम के महापौर निर्वाचित हुए हैं, हमें उम्मीद है हम पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मध्य प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर काबिज बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब का प्रदर्शन एमपी में नहीं दोहरा पाएगी। निकाय चुनावों में जनता ने साफ कर दिया है कि वो पूरी ताकत से बीजेपी के साथ खड़ी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी इसी तरह का प्रदर्शन कर एक बार फिर सरकार बनाएगी। इसलिए नहीं, जिस पार्टी का नेशनल फुटप्रिंट 1% से भी कम हो उसको आप विकल्प बनाएंगे मध्य प्रदेश में, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, टू अर्ली। और इसको कहीं पे भी अभी भी मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम ही है और आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस इसलिए आप लोगों को दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ के सिंगरौली के कुछ समीकरण इस तरह थे। अग्रवाल जी जो हैं मैडम, उन्होंने पहले बीजेपी से टिकट मांगा, फिर उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, फिर उनको वहाँ कहीं से नहीं मिला तो वो आप में उन्होंने टिकट मांग लिया। वहाँ के समीकरण कुछ और थे और उनकी जीत एक कैंडिडेट के रूप में हुई है। पार्षद अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ही ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साथ ही एआईएमआईएम के भी कई पार्षद प्रदेश में चुनकर आए हैं, जिससे बहुसंख्यक वोट के डाइवर्ट होने का खतरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के सामने है। बहरहाल देखना होगा कि प्रदेश में तैयार हो रहे नए मोर्चे से बीजेपी और कांग्रेस कैसे पार पाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की कुछ सीटों पर पहले ही अपना अच्छा खासा दखल रखती हैं। सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे 2022 के निकाय चुनावों में जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को मिला जुला जनमत दिया है। जहां बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस 5 सीट गेन कर 0 से 5 पर पहुंच गई है। ऐसे में 2023 विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में होगी तो स्थितियां कुछ और बदलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के नतीजों को लेकर अब दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों बड़े दलों का दावा यह है कि अपनी अपनी जीत का दावा ये करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसके दावे में कितना दम। हाल ही में संपन्न हुए ग्राम पंचायत और निकाय के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को सफलता मिली है, उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल है। इस बार उन्हें जनता का समर्थन मिला और 2023 में इस सफलता के दम पर वो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत और निकाय चुनावों के बाद अब बारी है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की। जाहिर है राजनीतिक दलों की असली परीक्षा 2023 में होनी है, लेकिन जैसा ही कि माना जा रहा था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन के बाद एक तस्वीर सामने आएगी जिससे पता चलेगा किसमें कितना दम है। निकाय चुनाव के नतीजों की बात करें तो 16 में से 9 नगर निगम में बीजेपी को जीत मिली, जबकि बीजेपी का दावा था कि वो महापौर की हर सीट जीतेगी। बात कांग्रेस की करें तो 5 निगमों में पार्टी का महापौर जीता, जबकि कांग्रेस भी बड़ी जीत का दावा कर रही थी। एक सीट निर्दलीय और उम्मीदों से इतर एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। जाहिर है महापौर के इलेक्शन में किसी को एक तरफा जीत नहीं मिली। हालांकि बीजेपी पार्षदों के मामले में बड़ी जीत का दावा कर रही है। देखिए, भ्रांति जैसी कोई बात नहीं है। भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी शुरुआत से करती आई है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इस बात का जवाब दे कि क्या पार्षदों का जीतना गुनाह होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जनप्रतिनिधि छोटे स्तर पर यदि हमारे अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता जीत कर आए, हमारे पास उसका पूरा टेबुलेशन रिकॉर्ड है। आप जैसे सम्मानित मीडिया चैनलों ने भी इस बात को दिखाया कि 85% तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। निश्चित रूप से कुछ जगह महापौर में हम लोग पीछे खिसके हैं। उसका कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम भी है और वोटर लिस्ट भी अपने आप में उसका कारण बनी है। उधर कांग्रेस इस बात से खुश है कि वो 0 से 5 सीट तक पहुंची है। पार्टी का ये भी दावा है कि 2 सीटों वो बहुत कम मार्जिन से हारी है। ऐसे में पार्टी मजबूत स्थिति में है। देखिए, कांग्रेस को लाभ तो पूरी तरह से हुआ है और वो दिखाई भी दे रहा है, सिर्फ भाजपा को छोड़कर उसे सब देख रहे हैं। 2015 के चुनाव में कांग्रेस शून्य के धरातल पर थी। आज हमने 5 संवैधानिक तौर पर अपने महापौर जीते हैं और 2 नैतिकता के आधार पर, उज्जैन और बुरहानपुर, जो 1000 मतों के अंतर से प्रशासन के द्वारा हरवाया गया है। तो कुल मिलाकर हमने 7 सीटें जीती हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो छोटे शहरों में भले ही बीजेपी ने 2014 की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन निगम के इलाकों में न केवल महापौर बल्कि पार्षदों की संख्या में भी कमी आई है। हालांकि इसके बाद भी पार्टी उत्साहित है। वहीं कांग्रेस भी 5 निगम में जीत दर्ज कर गदगद है। जाहिर है अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के नतीजों का विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। निकाय के नतीजे के बाद राजनीतिक पंडित सियासी दलों के नफा नुकसान के आकलन में जुटे हुए हैं। अरसे से जीत की आस लगाई कांग्रेस के लिए नतीजे किसी संजीवनी से कम नहीं। घोषित हुए नगरीय निकाय के चुनाव ने प्रदेश के सियासी तस्वीर को बदलने का काम किया है। ग्वालियर, चंबल और विंध्य में जहां कांग्रेस मजबूत हुई है, वहीं मालवा और निमाड़ में बीजेपी एक बार फिर मजबूती के साथ उभर कर सामने आई है। ऐसे में 2023 को लेकर क्या होगा बीजेपी और कांग्रेस का अगला राजनीतिक पहलू, देखिए खबर। निकाय के नतीजे आ गए, अब आकलन जारी है। कांग्रेस ग्वालियर, चंबल और विंध्य को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित है। 2018 में सबसे ज्यादा सीटें बटोरने वाली कांग्रेस ग्वालियर, चंबल में खुद को मजबूत मान रही है। ग्वालियर और मुरैना में महापौर पद पर कब्जे कांग्रेस को दम दे रहे हैं। इसके अलावा 2018 में विंध्य ने कांग्रेस को निराश किया था, लेकिन बीजेपी के गढ़ रीवा में कांग्रेस ने करीब 2.5 दशक बाद महापौर की कुर्सी छीन ली। महाकौशल से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें आईं। जबलपुर, छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस अब ग्वालियर, चंबल, विंध्य और महाकौशल में जमीन को और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। महाकौशल, विंध्य, ग्वालियर, चंबल, महाकौशल के अलावा और भी जो हमारे संदर्भित राज्य के हिस्से हैं,
वहाँ कांग्रेस पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिला है और 2023 के लिए हम लोग फुली कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग भाजपा को शिकस्त देकर माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। इधर बीजेपी के लिए चंबल, विंध्य और महाकौशल से भले ही बुरी खबर आई हो, लेकिन मध्य भारत और मालवा निमाड़ उसके लिए मजबूत किले बनकर एक बार फिर उभरे। इंदौर और भोपाल में मिली जबरदस्त जीत पर बीजेपी उत्साहित है। तीसरे दल की एंट्री ने मैदान को और रोचक बना दिया है। 2023 में कौन कहां पर मजबूत और कमजोर साबित हो सकता है, रणनीति इसी आधार पर तय होगी। तो तय मानिए आने वाले दिनों में बयानों से लेकर बैठक तक में चुनावी रंगत नजर आने वाली है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जब द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा हुई तब कांग्रेस के तमाम विधायकों और सांसदों ने कहा था कि उनका समर्थन यशवंत सिन्हा को ही जाएगा। यशवंत सिन्हा जब यहां विधायकोों के समर्थन मांगने के लिए आए थे तब छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उनका स्वागत किया था। वहीं राष्ट्रपति चुनाव से पहले विधायक दल की बैठक में डेमो भी कराया गया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब एक ही सवाल बार बार एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं। वो सवाल ये है कि आखिर किसकी अंतरात्मा ने ये कहा कि यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देना है बल्कि द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट देना है। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक यशवंत सिन्हा के साथ हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के जब नतीजे निकले तो 2 वोट की क्रॉस वोटिंग सामने आई है। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य में 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को 2 मत ज्यादा मिले। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों से वोटिंग हुई है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को 21 मत मिले हैं तो यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है तो वहीं बीजेपी विधायकों की संख्या 14 है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं। मतलब साफ है कि क्रॉस वोटिंग हुई। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि उन्हें तो अभी मीडिया से जानकारी मिली है, अब सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है। सबसे पहले तो देश के 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। रही बात क्रॉस वोटिंग की, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। मुझे जो मीडिया के माध्यम से ही ऐसी जानकारियां मिल रही है, जब तक उसके बारे में विधिवत हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जब वोटिंग हो रही थी तो कुछ आदिवासी विधायकों ने कहा था कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है, इसी के आधार पर वो वोट कर रहे हैं। अब बीजेपी इसी पर कह रही है कि जिन भी कांग्रेस के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कि चुनाव आयोग का आंकड़ा है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यदि अलग पृथक से जांच करवाई जाती है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के वोट को अलग अलग मूल्य हिसाब से निकाला जाएगा छत्तीसगढ़ का सिर्फ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ज़्यादा संख्या निकलेगी 2 से, और मेरा अनुमान है वो 4 से 5 के बीच होना चाहिए। जाहिर तौर पर कांग्रेस इस पर अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन पार्टी के भीतर घमासान तो है। मोहन मरकाम भले ही ये कह रहे हैं कि मीडिया से भी जानकारी मिली है और कांग्रेस पार्टी विधिवत तरीके से पता लगाएगी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि यदि पता चलता है कि किसने क्रॉस वोटिंग की है तो क्या पार्टी इस पर कोई सख्त कदम उठाएगी या फिर यूं ही रहने देगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब तमाम विधायक ये दावा कर रहे थे कि वो यशवंत सिन्हा के साथ हैं, तो ऐसे में अचानक से द्रौपदी मुर्मू को 2 वोट कैसे मिले। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। अब तक बीते सत्र में विपक्ष पूरी आक्रामकता के साथ सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है और आगे भी ऐसी ही तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। आधे सत्र बीत जाने के बाद बीजेपी के प्रदर्शन ने बता दिया कि आने वाले 3 दिन मतलब बचे हुए सत्र में बीजेपी और भी अधिक आक्रामकता के साथ धरातल पर उतरेगी और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके जाएगी। नेताओं का कहना है कि हम
ने आज तक जितनी आक्रामकता अपनाए हैं उससे ज़्यादा आक्रामकता के साथ इस बार सदन में जाएंगे। अब बचे हुए 3 दिन में सरकार के सामने सवालों की बौछार और सवालों का ढेर लगा देंगे जिस पर सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में विधायकों की संख्या भले ही 14 हो, लेकिन विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन हर बार नोटिस किया जाता है। 71 विधायकों वाले सत्ता पक्ष कांग्रेस को कई बार विपक्ष के सवालों का जवाब देते नहीं बनता। राजनीति के जानकार बाबूलाल शर्मा भी यही मानते हैं। बाबूलाल शर्मा कहते हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी के 14 विधायक सरकार के 71 विधायकों पर भारी पड़े हैं और शेष 3 दिनों के सत्र के लिए बीजेपी पुरजोर तैयारी कर रही है ताकि सरकार को सवालों के दम पर घेरा जा सके। जो 3 दिन का जो दृश्य है वो ये साबित कर चुका है कि 71 पर 14 भारी पड़ रहे हैं। उनकी जो बुलंद आवाज़, उनका जो तौर तरीका और सामूहिक प्रयास जो है विरोध करने का, उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम 14 नहीं बहुत ज़्यादा हैं और वो स्थिति बनती भी है। सरकार को कभी कभी स्तब्ध रह जाना पड़ता है उनके तर्कों के सामने, उनकी बातों के सामने, और यही सिलसिला जो है वो आगे चलेगा ऐसा लगता है। विधानसभा का कोई भी सत्र बेहद ही खास होता है। परंपरा के अनुसार विपक्ष चुनावी साल के अंतिम विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाती है ताकि उसका लाभ चुनाव में ले सके, लेकिन बीजेपी तय रणनीति के अनुसार चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कई नए राजनीतिक समीकरण और कयासों को जन्म दे रही है, जिसका जवाब सरकार को विधानसभा के भीतर 27 जुलाई को देना है। मसलन विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव ग्राह्य हो चुका है। अध्यक्ष ने चर्चा के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी जुटी है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में होने वाली चर्चा बेहद ही खास होगी। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि सरकार से किसान हितैषी होने का टैग हटा सके, तो वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने की तैयारी करके सदन में आएगी। प्रमुख मुद्रा होगी और विश्वास प्रस्ताव एक ऐसा समय होता है, ऐसा एक मौका होता है विपक्ष के लिए कि सरकार की सारी बातों को उधेड़ डाले, जितनी उनके पास है। प्रमाण कोई मांगता नहीं, प्रमाण की बात करते रहो, लेकिन बात तो जो जाएगी दूर तक चली जाती है। जो भी बातें सरकार के खिलाफ एक चुन करके 150 बिंदुओं पे कही जाएगी, वो प्रतिदिन जो है वो समाचारों का विषय बनेगी। अगर 2 दिन चली बहस तो 2 दिन तक वो समाचारों का विषय बनी रहेगी। 27 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा की मानसून सत्र का आधा समय बीत चुका है। बाकी 3 दिनों का निष्कर्ष क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। बीजेपी की तमाम तैयारियों और कांग्रेस की भी तैयारियों को देख के जरूर ये लगता है कि विधानसभा के मानसून सत्र में बचे हुए 3 दिन बेहद ही हंगामेदार होंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात ये कि मानसून सत्र के आखिरी दिन मतलब 27 जुलाई को जो अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होना है वो बेहद ही खास होगा और इसकी तैयारी दोनों ही पक्ष कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि मानसून सत्र के बचे हुए 3 दिनों में आम जनता के लिए क्या कुछ निकल के आता है या फिर हुई राजनीतिक रस्साकसी के बीच सत्र का सत्रावसान हो जाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।